गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं या जटिल ऊतक, जो दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। पिछले क्लास में हमने जाइलम की स्टडी की थी, आज हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें पोषवाह ऊतक भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम इन्हें बास्ट या लेप्टोन भी कहा जाता है। दोनों ही टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है, दोनों ही क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज है, संवहन ऊतक है। जो जाइलम है वो जल का परिवहन करते हैं केवल ऊपरी दिशा में, जबकि जो फ्लोएम है ये भोजन का परिवहन करते हैं और सभी दिशाओं में करते हैं। दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी दिशाओं में भोजन का ये परिवहन करते हैं। भोजन का निर्माण जो पत्तियों में होता है, पत्तियों से भोजन को प्लांट्स के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। यह भी एक प्रकार का विषमांगी ऊतक है, जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये कोशिकाएं कार्य में, आकृति में, आकार में अलग अलग हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति में समान होती है। ठीक है, इस कारण से हम विषमांगी या हेट्रोजेनस टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उत्पत्ति में समान होती है, लेकिन इनका जो कार्य है वो अलग अलग हो सकता है या उनकी संरचना अलग हो सकती है। देखिए, इनकी जो स्थिति होती है जाइलम फ्लोएम की, इनकी स्थिति है वो मुख्य रूप से जाइलम के बाहर की तरफ होती है। जाइलम के बाहर की तरफ या तने के बाहरी भाग की तरफ होती है। ठीक है, केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है और जाइलम के बाहर की तरफ मुख्य रूप से फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स है, कुछ पादपों में ये जाइलम के दोनों तरफ भी हो सकता है, जिसे हम एम्फिफ्लोइक या बाइकोलेटरल उभय फ्लोएमी भी बोलते हैं, जिसे मुख्य रूप से ये कुकुरबिटेसी फैमिली है। इसके अंदर जो फ्लोएम की स्थिति होती है वो जाइलम के दोनों तरफ होती है, अंदर और बाहर की तरफ। देखिए, निर्माण और उत्पत्ति के आधार पे जो फ्लोएम है, निर्माण या उत्पत्ति के आधार पे फ्लोएम है वो जाइलम की तरह ही दो प्रकार के होते हैं। एक फ्लोएम है जिसे हम प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे और दूसरा है सेकेंडरी या द्वितीयक फ्लोएम कहते हैं। प्राइमरी फ्लोएम है, इसका जो निर्माण होता है वो प्रोकैम्बियम से होता है और प्राथमिक शरीर का निर्माण होता है, जबकि जो सेकेंडरी फ्लोएम है द्वितीयक वृद्धि के दौरान कैम्बियम से इसका निर्माण होता है। ठीक है, कैम्बियम की जो कोशिकाएं होती है वो विभाजन करके सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है द्वितीयक वृद्धि के दौरान। जिन प्लांट्स में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है उनमें प्राइमरी फ्लोएम ही जीवन पर्यंत कार्य करता है, लेकिन जिन प्लांट्स में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है तो द्वितीयक फ्लोएम के निर्माण के बाद में प्राइमरी फ्लोएम होता है ये नष्ट हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो प्राइमरी फ्लोएम है वो प्रोकैम्बियम से बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कैम्बियम से होता है। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है ये कंपैरेटिवली कम विकसित होता है, जबकि जो द्वितीयक फ्लोएम होता है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा विकसित होता है, दक्ष होता है। अब हम देखते हैं फ्लोएम के विभिन्न तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर भी जाइलम के समान ही चार प्रकार की कोशिकाएं हैं वो इसमें पाई जाती है। सबसे पहले हैं चालनी नलिकाएं,
या इनको सीवी ट्यूब्स कहते हैं। सेकंड है सह कोशिकाएं। थर्ड है फ्लोएम मृदुतक और फोर्थ है फ्लोएम तंतु। तो जाइलम के समान ही इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। जाइलम के अंदर हमने देखा था कि केवल मृदुतक कोशिकाएं हैं वो जीवित रहती है, बाकी तीनों कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और जाइलम तंतु है वो तीनों ही मृत कोशिकाएं होती है। जबकि फ्लोएम के अंदर केवल जो फ्लोएम तंतु है ये मृत होती है, डेड कोशिकाएं होती है, जबकि बाकी जो तीनों कोशिकाएं होती है ये जीवित होती है, लिविंग होती है। ठीक है, केवल फ्लोएम तंतु है, इनमें लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जबकि इन कोशिकाओं में लिग्निन का जमाव नहीं पाया जाता है। ये जीवित कोशिकाएं होती है और अपना कार्य करती है। तो सबसे पहले हम चालनी नलिकाओं की बात करते हैं। देखिए चालनी नलिकाएं ये भी जाइलम वेसल्स के समान ट्यूब समान संरचनाएं होती है। एक लंबी ट्यूब लाइक संरचनाएं हैं, कोशिकाएं होती है। ठीक है, जिसके जो किनारे होते हैं ये चालनी के समान छिद्रित होते हैं। इनके जो किनारे हैं वो चालनी के समान इनमें छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा भोजन का परिवहन ये सभी दिशाओं में करते हैं जिस तरफ आवश्यकता होती है। नलिकाकार संरचनाएं होती है जिनके किनारे हैं, अनुप्रस्थ भित्ति होती है जिसमें चालनी के समान छिद्र इनमें पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं लंबी होती है, अधिक व्यास वाली कोशिकाएं होती है, जिनकी कोशिका भित्ति है वो पतली व कोमल होती है। मुख्य रूप से ये कोशिकाएं क्या है, सजीव कोशिकाएं होती है। लेकिन इन कोशिकाओं में परिपक्व अवस्था में इन कोशिकाओं का जो केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं में परिपक्व अवस्था में इनमें न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होता है, केंद्रक है वो अब्सेंट होता है। परिपक्व अवस्था में इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या है, इन कोशिकाओं में परिपक्व अवस्था में केंद्रक है वो अब्सेंट होता है, लेकिन इन कोशिकाओं में अपना कोशिका द्रव्य, एक बड़ी रिक्तिका वो उपस्थित रहती है इन कोशिकाओं में। जैसे जैसे ये कोशिकाएं कार्य करती है इनमें एक कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स होता है, कैलोस है, जिसका निर्माण होता रहता है और इस तरह से वो एक बड़ी सी कैविटी बना के कोशिका को या इन चालनी नलिकाओं के द्वार को ये बंद कर सकता है, जिसे हम कैलोस प्लग भी कहते हैं। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इस तरह से ये कैलोस प्लग बना के इसकी जो अनुप्रस्थ दीवार होती है इसकी भित्ति को ये बंद कर देता है। सेकंड है सह कोशिकाएं। या इनको कंपेनियन सेल भी कहा जाता है। देखिए कंपेनियन सेल या सह कोशिकाएं हैं वो चालनी नलिका कोशिकाओं से संबंधित रहती है, उससे जुड़ी हुई रहती है। इस तरीके से जो चालनी नलिका कोशिकाएं होती है उनसे जुड़ी हुई इस तरीके से एक कोशिका होती है जिसे हम सह कोशिका या कंपेनियन सेल कहते हैं। वो चालनी नलिका के साथ में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ये दोनों कोशिकाएं हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपस में संपर्कित रहती है। इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। सह कोशिका का जो केंद्रक होता है, क्योंकि चालनी नलिका कोशिका में परिपक्व अवस्था में इसका केंद्रक है वो अब्सेंट होता है, तो इस कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य भी सह कोशिका का केंद्रक है वो करता है। तो सह कोशिका होती है वो चालनी नलिका के कोशिका के को कंट्रोल करने का कार्य करती है, उसको सपोर्ट करने का कार्य करती है। इन दोनों कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो एक ही प्रकार की मेरिस्टम सेल से होता है। एक ही प्रकार की मेरिस्टम सेल से, विभजोतक कोशिका से इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण होता है।
तो सह कोशिकाएं होती है वो चालनी नलिका में भोजन के परिवहन में हेल्प करती है, उनकी सहायता करती है। साथ में ये चालनी नलिका कोशिका के अंदर जो दाब प्रवणता होती है उसको बनाए रखने का कार्य भी सह कोशिकाएं हैं वो करती है। थर्ड है फ्लोएम मृदुतक कोशिकाएं। जो फ्लोएम मृदुतक होता है ये जाइलम मृदुतक के समान ही भोजन का संचय करती है तथा साथ ही पार्श्व दिशाओं में भोजन के परिवहन का कार्य भी करती है। पार्श्व दिशा में भोजन का परिवहन करने का कार्य भी ये करती है। और इनकी जो स्थिति होती है वो चालनी नलिका कोशिकाओं के बीच बीच में पाई जाती है। एक चीज़ जो सह कोशिकाएं या कंपेनियन सेल होती है ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं पाई जाती है, केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में ये देखने को मिलती है। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कोशिकाएं होती है उन्हें चालनी नलिकाएं न कहकर उन्हें चालनी कोशिकाएं कहा जाता है, जो इनसे कम विकसित होती है। नेक्स्ट है फ्लोएम तंतु या फाइबर। इन्हें बास्ट फाइबर भी कहते हैं और ये लिग्निन युक्त होते हैं, जो डेड होते हैं, मृत होते हैं, और ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। बास्ट फाइबर है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो ये बास्ट फाइबर होते हैं ये इकोनॉमिक वैल्यू के भी होते हैं। जैसे जूट, पटसन, अलसी, इनके जो रेशे होते हैं इनसे रस्सियाँ, चटाई या बोरे इनसे बनाए जाते हैं या मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं। कागज़ उद्योग में इनकी इम्पोर्टेंस होती है। तो जो बास्ट फाइबर होते हैं वो हमारे लिए आर्थिक महत्व के भी होते हैं। इस प्रकार से फ्लोएम के अपन ने 4 भाग देखे हैं: चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु या फाइबर।